ग्लोरियस एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है भाई, हार्दिक अभिनंदन है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज अपन एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, वेटनरी एनाटॉमी। तो दोस्तों, वेटनरी एनाटॉमी के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चर्चा करते हैं वेटनरी एनाटॉमी। वेटनरी एनाटॉमी या जिसे अपन कहें पशु शरीर रचना विज्ञान। पशु शरीर रचना विज्ञान। तो पशु शरीर रचना विज्ञान क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों, चर्चा करें पशु शरीर रचना विज्ञान की, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न पालतू पशुओं तथा पक्षियों के शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों की संरचना एवं रूपों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि बात करें स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स। तो देखिए दोस्तों कि ये किसकी शाखा है, ये विज्ञान की शाखा है। कौन से विज्ञान की? तो पशु चिकित्सा विज्ञान की, क्योंकि अपन बात ही किसकी कर रहे हैं? पशु चिकित्सा से संबंधित बात कर रहे हैं। तो ये विज्ञान क्या हो जाएगा? ये विज्ञान आपको सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए। ये क्या है? पशु चिकित्सा विज्ञान है। पशु चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है? पशु चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। पहली बात, इसके अंदर क्या किया जाता है? विभिन्न पालतू पशुओं एवं पक्षियों, जो पालतू पशु हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट, क्लियर है? पालतू पशुओं एवं पक्षियों जैसे मुर्गियां हो गई, टर्की हो गई, गीज हो गया, क्वेल हो गई, इनका शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों, विभिन्न अंग हो गए जैसे अपने पेट उदर गुहा के अंदर उपस्थित अंगों की बात करें, जैसे यकृत हो गया, स्प्लीन हो गई, किडनी हो गई, इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यानी कि यूरिनरी ट्रैक हो गया, ये एक अलग अंग है। क्लियर है? स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई। और थोरेसिक कैविटी के अंदर अंगों की बात करें तो जैसे लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, इसके अलावा ट्रेकिया हो गई, ब्रोंकाई हो गई, लेरिंग्स हो गया। क्लियर है? तो विभिन्न अंगों एवं ऊतकों की संरचना मतलब उसकी स्ट्रक्चर कैसी है उसका अध्ययन करना, और उसके रूपों का अध्ययन, वो दिखने में कैसा दिखता है। क्लियर है? जैसे गाय कैसी दिखती है, भैंस कैसी दिखती है, तो वो उसका शरीर का क्या है? रूप है। उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? वेटनरी एनाटॉमी कहलाता है। संरचनाओं का अध्ययन करना यानी स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स का अध्ययन करना। किसका? अंगों और ऊतकों की। शरीर के विभिन्न अंग, अलग अलग अंगों का, अलग अलग ऊतकों का, उनका अलग अलग कैसे अपन पहचान सकते हैं कि भाई ये जो पार्ट है ये लीवर का है, ये जो पार्ट है ये लंग्स का है, या ये जो अंग हमारे सामने पड़ा है ये लीवर है, ये स्प्लीन है, ये किडनी है। तो हम उसको देखते ही पहचान जाते हैं कि भाई ये लीवर है, ये किडनी है, ये स्प्लीन है, ये ब्रेन है। तो उसका रूप देख कर ही तो हम पहचान जाते हैं। जैसे आंख हमारे सामने निकाल करके आंख रख दे तो हम पता चल जाता है हमें कि ये आंख है। क्लियर है? या हम बता सकते हैं कि भाई ये टीथ है, ये नोज है, ये कान है। तो
उनके रूप के आधार पर ही तो हम बता सकते हैं कि भाई ये क्या चीज है। तो विभिन्न अंगों एवं ऊतकों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, वेटनरी एनाटॉमी कहलाता है। अब दोस्तों बात करें वेटनरी एनाटॉमी की। वेटनरी एनाटॉमी को ब्रॉडली यानी कि एनाटॉमी को ब्रॉडली दो भागों में बांटा गया है। किसको बांटा गया है, बात करें अपन एनाटॉमी की। एनाटॉमी को ब्रॉडली दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर, कि इसको स्टडी करने के लिए, इन शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों की स्टडी करने के लिए हमें यदि किसी उपकरण की आवश्यकता होती है या उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि सरफेस स्टडी करना और एक होता है डीप स्टडी करना। तो स्टडी अध्ययन के अंदर उपकरणों की आवश्यकता के आधार पर, उपकरणों की आवश्यकता के आधार पर, किसकी आवश्यकता के आधार पर, उपकरणों की आवश्यकता के आधार पर एनाटॉमी को दो भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों, इसका पहला भाग है वो है दोस्तों ग्रोस एनाटॉमी, ग्रोस एनाटॉमी। और दूसरा इसका जो भाग है वो है दोस्तों माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ग्रोस एनाटॉमी को दोस्तों बोला जाता है स्थूल स्थूल शरीर रचना विज्ञान, स्थूल शरीर रचना विज्ञान, स्थूल शरीर रचना विज्ञान बोला जाता है दोस्तों। और जबकि माइक्रोस्कोपिक को बोला जाता है सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान। तो अब देखो दोस्तों ग्रोस एनाटॉमी किसको बोलते हैं, तो एनाटॉमी की वह शाखा, एनाटॉमी की वह शाखा जिसमें ऊतकों एवं अंगों की अध्ययन के लिए किसी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, या जिन्हें नंगी आंखों द्वारा, नंगी आंखों का मतलब क्या है, नेकड आई, नंगी आंखों द्वारा जिनका अध्ययन किया जा सकता है, जिनका अध्ययन किया जा सकता है। तो इस शाखा को क्या बोलते हैं, ग्रोस एनाटॉमी बोलते हैं। जैसे दोस्तों ये एक पेन है, तो इस पेन को देखने के लिए हमें किसी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं है, ये हमें सीधा ही हमारी आंखों के द्वारा दिखाई दे रहा है, नंगी आंखों के द्वारा दिखाई दे रहा है। हमने आंखों के ऊपर किसी प्रकार का कोई और लेंस वगैरह नहीं लगाया है जिसके द्वारा कि हम इसकी साइज बड़ी होकर के ये दिख जाए, ऐसा कुछ भी नहीं लगाया, जिस साइज का है वैसा ही हमें दिख रहा है। तो ये क्या हो गई, हम इसकी कौन सी स्टडी कर रहे हैं, ग्रोस स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है। दूसरा है माइक्रोस्कोपिक स्टडी, यानी कि ऐसे एनाटॉमी की वह शाखा, एनाटॉमी की वह शाखा जिसमें अध्ययन, जिसमें ऊतकों एवं अंगों का अध्ययन करने के लिए, ऊतकों एवं अंगों का अध्ययन करने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। या उपकरणों की आवश्यकता होती है, उपकरणों की, सूक्ष्मदर्शी की या उपकरणों की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोला जाता है। अब दोस्तों माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को भी दो भागों में बांटा गया, इसकी दो ब्रांचेज हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी,
माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इसके अंदर दो शाखाएं होती हैं दोस्तों। पहले बात करें इसकी पहली शाखा की, तो इसके अंदर पहली शाखा आती है दोस्तों साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? सेल्स का, यानी कि स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं का अध्ययन। साइटोलॉजी किसको कहते हैं? कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन, यानी कि शरीर की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करना। क्लियर है? उनकी संरचनाओं का अध्ययन, जैसे बात करें दोस्तों आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बात करें प्लेटलेट की, तो ये तो क्या है? आरबीसी, ये है डब्ल्यूबीसी और ये है प्लेटलेट, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी कैसी दिखती है, डब्ल्यूबीसी कैसी दिखती है और प्लेटलेट कैसी दिखती है? अपन कर रहे हैं इसका माइक्रोस्कोपिक अध्ययन कर रहे हैं। तो जब अपन आरबीसी को देखेंगे तो आरबीसी के अंदर ऐसे जाड़े से दिखते हैं। क्लियर है? और दूसरी आरबीसी कैसी होती है? गोलाकार होती है, परंतु उस गोले को दो तरीके से, स्पेरिकल गोलाकार होती है, स्पेरिकल होती है, लेकिन उस गोले को दो तरफ से दबा दिया जाए, यानी कि कैसी होती है? इसके अंदर दो ऐसे खड्डे से होते हैं, यानी कि ये कैसी दिखेगी? बात करें तो ये गोलाकार है, परंतु कैसी है? ये दो तरफ से ये गोला जो है वो दबाया हुआ, जैसे एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल को दो तरफ से दबा दें तो ऐसे ऐसी स्ट्रक्चर इसकी दिखती है। इसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता, जबकि डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक की शेप अलग अलग होती है। अभी फिलहाल मैं लिम्फोसाइट ले रहा हूँ, तो दोस्तों उसके अंदर केंद्रक होता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर आरबीसी जो होती है वो रेड दिखती है, किसके कारण दिखती है? हीमोग्लोबिन के कारण। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो व्हाइट दिखती है, किसके कारण? क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई पिगमेंट नहीं होता है। और प्लेटलेट जो होती है वो तारे के आकार की होती है या सीधे तंतुनुमा आकार की होती हैं, तो ये प्लेटलेट्स होती हैं। क्लियर है दोस्तों? तो बात करें साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है एवं उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आरबीसी का काम क्या है? ईमो आरबीसी का पहला काम तो है, आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन को रक्त प्लाज्मा से अलग रखने का काम करती है। जैसे कुंती ने कर्ण को छाबड़ी में बहाया, कुंती ने अपने, कुंती का बेटा होगा था, कुंती कुंवारी थी, तो कुंवारी का ही बच्चा हो गया था, तो वो अपनी मान सम्मान को बचाने के लिए उसने क्या किया? उस बच्चे को नदी में बहा दिया, परंतु उसने नदी में बहाते टाइम भी एक चीज का ध्यान रखा था, किसका? कि मेरा बच्चा डूब ना जाए। इसलिए उसने क्या किया? नदी के अंदर एक छाबड़ी ली और उस छाबड़ी के अंदर अपने बच्चे को उसके अंदर रखा, अपने बच्चे को छाबड़ी के अंदर बहाया। तो ये जो छाबड़ी है, इस छाबड़ी ने क्या काम किया? ये जो कटोरा है, इस कटोरे ने क्या काम किया? इस नदी से, नदी को मान ले अपन प्लाज्मा, क्लियर है, और ये बच्चा जो है इसको मान ले हीमोग्लोबिन, तो ये छाबड़ी क्या हो जाएगी? ये छाबड़ी हो गई आरबीसी। तो दोस्तों आरबीसी का पहला काम क्या है? प्लाज्मा से हीमोग्लोबिन को अलग रखना। ये एक पर्दा है, ये इस नदी से इस बच्चे को अलग कर रहा है। क्लियर है? तो आरबीसी का पहला काम तो क्या है? हीमोग्लोबिन को रक्त प्लाज्मा से हीमोग्लोबिन को रक्त प्लाज्मा से अलग रखना। क्यों? हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है। यदि ये प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर आ गई तो क्या होगा? रक्त या प्लाज्मा इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि आगे खिसकेगी नहीं, भले ही दिल कितना भी प्रेशर लगा ले। तो इसलिए इस हीमोग्लोबिन को एक अलग कवरिंग में डाला गया, एक अलग अलग सेल बनाई गई, उसके अंदर हीमोग्लोबिन फिट किया गया। क्यों? अगर हीमोग्लोबिन फ्री फॉर्म में हीमोग्लोबिन यहाँ होता, प्लाज्मा के अंदर होता, तो ये क्या काम करता? ये हीमोग्लोबिन प्लाज्मा को इतना गाढ़ा, इतना विस्कस बना देता कि ये आगे खिसकता ही नहीं। तो आरबीसी का पहला काम तो क्या है? हीमोग्लोबिन को रक्त प्लाज्मा से अलग रखना। क्लियर है? दूसरा काम क्या है? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है गैसियस एक्सचेंज में सहायता करना, यानी कि CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में सहायता करना। CO2 को उत्तकों से लेकर के लाता है और लंग्स में छोड़ देता है, और जिससे वो बाहर निकल जाती है एयर के साथ।
और जो एयर के साथ ऑक्सीजन आती है उसको लंग्स से लेकर के शरीर के विभिन्न ऊतकों तक लेकर के जाता है, ये काम है हो गया इसका। तो साइटोलॉजी के अंदर कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, कोशिकाओं की संरचना व कार्य दोनों का अध्ययन किया जाता है, ये सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए आपको। क्लियर है? ये तो बात की मैंने साइटोलॉजी की। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, साइटोलॉजी के बाद बात करते हैं इसकी जो दूसरी ब्रांच है उसको बोलते हैं दोस्तों हिस्टोलॉजी, कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं भाई कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा होता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। या अपन कह सकते हैं शरीर में विभिन्न अंगों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के उत्तकों की संरचना एवं कार्य दोनों का अध्ययन किया जाता है। वो किसके अंदर? हिस्टोलॉजी के अंदर। तो अभी अपन एनाटॉमी के अंदर किसका अध्ययन करेंगे? एनाटॉमी के अंदर तो अपन संरचना की बात करते हैं, और फिजियोलॉजी के अंदर अपन बात करते हैं कार्य की। क्लियर है? तो जब अपन एनाटॉमी के अंदर हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं तब अपन बात करते हैं संरचना की। जब अपन फिजियोलॉजी के अंदर हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे कार्यों की। क्लियर है? तो उत्तकों की संरचना का अध्ययन किया जाता है किसके अंदर? हिस्टोलॉजी के अंदर। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है भाई? उत्तकों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसकी संरचना का? उत्तकों की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज। क्या बोल सकते हैं अपन? स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज की स्टडी की जाती है, उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे अपन बोलते हैं हिस्टोलॉजी। अब अपन बात करें दोस्तों ग्रोस एनाटॉमी की। तो अपन ने पहले बात की माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की, अब अपन बात कर रहे हैं ग्रोस एनाटॉमी की। ग्रोस एनाटॉमी की बात करते हैं तो ग्रोस एनाटॉमी वो एनाटॉमी जिसके अंदर अपन नंगी आंखों से किसी अंग की या किसी संरचना का अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन ग्रोस एनाटॉमी। यानी कि इसके अंदर हमें किसी प्रकार के माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे बात करें दोस्तों, पहले लेते हैं दोस्तों एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? हृदय, रक्त वाहिनियां व लसिका वाहिनियां व लसिका वाहिनियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे बात करें हार्ट, ये जिसको ये मान लो हार्ट है, हार्ट के अंदर 4 चेंबर होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। हार्ट के अंदर हार्ट की तरफ जो हार्ट की तरफ जो नलियां रक्त लेकर के आती हैं उन्हें बोलते हैं दोस्तों वेन्स। क्या बोला जाता है? वेन्स। जो हार्ट की तरफ रक्त को क्या आएंगी? लेकर के आए, उन्हें बोला जाता है वेन्स। और जो हार्ट से दूर और अंगों तक रक्त को लेकर के जाती हैं, हार्ट से दूर रक्त को लेकर के जाती हैं, उन्हें बोला जाता है दोस्तों धमनी। क्या बोला जाता है? धमनी या आर्टरी। आर्टरी बोला जाता है। और इन्हें क्या बोला जाता है? शिराएं बोला जाता है। शिरा या वेन्स बोला जाता है, इन्हें धमनी या आर्टरी बोला जाता है। और इसको बोला जाता है हार्ट। हार्ट क्या है? एक पंपिंग मशीन है। तो हार्ट, एक तो हार्ट हो गया, हार्ट एक चेंबर है भाई, और एक पंपिंग की तरह कार्य, पंप की तरह कार्य करता है। पंपिंग मशीन है हमारे शरीर की जो रक्त को फेंकती है। क्लियर है? रक्त को शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाती है। अब तीसरी चीज क्या हो गई? लसिका वाहिनियां। अब लसिका वाहिनियां क्या होती है दोस्तों? अंग के अंदर, जब किसी अंग के अंदर ब्लड इंटर करता है, यानी कि ये एक आर्टरी है, ये आर्टरी लेकर के आई रक्त को इस अंग तक। इस अंग में जाने के बाद इस रक्त से कुछ ऐसा भाग होता है जो विसरण के द्वारा बाहर निकल जाता है, यानी कि जो अंग के अंदर विसरित हो जाता है। अब ये विसरित हो गया, इसका मतलब हृदय का, सॉरी हार्ट का रक्त का थोड़ा सा भाग जो है रक्त का, जैसे सपोज करो 30% पार्ट जो है वो इसके अंदर विसरित हो गया, बाकी का रिमेनिंग जो वापस वेन के अंदर आ गया। तो ये जो भाग है, इस भाग को पुनः इकट्ठा करने के लिए और इस उत्तक के अंदर
जो इंट्रा ईसीएफ होता है, उस ईसीएफ के अंदर ये भाग चला गया है रक्त का, इसको वापस रक्त में लाना है, तो इसके लिए अलग से अलग प्रकार की वाहिनियों का निर्माण होता है जो इस फ्लूइड को वापस अवशोषित करती हैं और अवशोषित करके पुनः किस में डालती हैं, वेन में डालती हैं। तो इस सर्किट को बोलते हैं लसिका तंत्र, और इस वेन को, इस प्रकार की डक्ट्स को बोला जाता है लसिका वाहिनियां। क्या बोला जाता है? लसिका वाहिनियां बोला जाता है। भाई उत्तक को या अंग के अंदर उत्तक को, रक्त का वो भाग जो उत्तक के अंदर चला गया, उत्तक के अंदर इकट्ठा हो गया, और बाकी का रिमेनिंग जो था वो एज इट इज निकल गया, वो वेन में आ गया। मतलब आर्टरी से कोई चीज वेन में चली गई और इसका जो भाग यहाँ रह गया था उत्तक में, वो लसिका वाहिनियों के द्वारा फिर किस में मिल जाता है, फिर वेन में चला जाता है। तो इस भाग को तो बोलते हैं लिम्फ। इसको क्या बोला जाता है? लिम्फ। लिम्फ बोला जाता है। और लिम्फ जिन वाहिनियों में बहता है उन्हें लिम्फ वेसल्स या लसिका वाहिनियां बोला जाता है। तो अपन एंजियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? हृदय का, रक्त वाहिनियों का और लसिका वाहिनियों का अध्ययन करते हैं। क्लियर है? तो पहली बात की अपन ने एंजियोलॉजी की। दूसरी बात करते हैं दोस्तों न्यूरोलॉजी की। न्यूरोलॉजी। अब न्यूरोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। अब तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या क्या आती है? तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है भाई ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, और नर्व्स किससे मिलकर के बनी होती हैं? न्यूरॉन से मिलकर के बनी होती है। और न्यूरॉन को बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या बोला जाता है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका बोला जाता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो किसका निर्माण करती है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण करती है, या नर्व्स का निर्माण करती है। न्यूरॉन, हमारे ब्रेन के अंदर क्या है? सब न्यूरॉन्स ही हैं, जो भी याददाश्त इकट्ठा है या जो भी काम संभाल रहे हैं हमारे शरीर का पूरा, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ये किससे बनकर बना होता है? न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। इसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। तो इनका अध्ययन, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र के अंदर सम्मिलित सभी प्रकार के अंगों का और उनकी संरचनाओं का अध्ययन कहलाता है क्या? न्यूरोलॉजी। क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें अपन मायोलॉजी। मायोलॉजी, मायोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। मांसपेशियों का अध्ययन। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। मसल्स का, स्टडी ऑफ मसल्स, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ एक्सटेंसर मसल्स होती हैं, कुछ फ्लेक्सर मसल्स होती हैं। यानी कि जैसे मेरे हाथ देखो, मेरे हाथ के अंदर अभी मैंने मेरे हाथ को मोड़ा, इस हाथ के मोड़ने को बोलते हैं फ्लेक्जन। तो इस फ्लेक्जन की क्रिया के अंदर पार्टिसिपेट होने वाली मसल्स फ्लेक्सर मसल्स हैं, और वे मसल्स जो इसको एक्सटेंड करने के दौरान काम आ रही हैं, एक्सटेंशन में काम आ रही हैं, वो एक्सटेंसर मसल्स हैं। तो फ्लेक्सर मसल और एक्सटेंसर मसल, दो प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें नंबर फोर्थ, ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी के अंदर हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। हड्डियां अलग अलग प्रकार की होती है, उनके कार्य के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर, उनकी उत्पत्ति के आधार पर। जैसे भाई पक्षियों की जो हड्डियां होती है, पक्षियों की हड्डियों के अंदर हड्डियां खोखली होती है, उनके अंदर हवा भरी हुई होती है जो उन्हें आसमान में उड़ने में सहायता करती है, उत्प्लावन प्रदान करती हैं। उसी प्रकार एनिमल्स की हड्डियां जो होती हैं, एनिमल्स की हड्डियां सॉलिड हड्डियां होती हैं, और वो शरीर को सहारा प्रदान करती हैं, शरीर के अंतरांगों की सुरक्षा करती हैं और चलने फिरने में सहायता करती हैं। हड्डियां मिलकर के जोड़ बनाती हैं। क्लियर है? तो
ऑस्टियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करेंगे? हड्डियों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपन, ये बात हुई ऑस्टियोलॉजी की। अब अपन बात करते हैं दोस्तों आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी या इसे बोलते हैं दोस्तों सिनडेस्मोलॉजी। सिनडेस्मोलॉजी, इसके अंदर अध्ययन किया जाता है दोस्तों जोड़ों का अध्ययन किया जाता है, शरीर के विभिन्न प्रकार के जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। जोड़ों का अध्ययन, जोड़ों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ जॉइंट्स। जैसे बात करें दोस्तों जोड़ों की बात करते हैं तो एक जोड़ का एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे स्टाइफल जॉइंट। स्टाइफल जॉइंट, स्टाइफल जॉइंट की बात करें तो जस्ट सपोज करो ये दो हड्डियां हैं जो आपस में आर्टिकुलेट कर रही हैं, जोड़ बना रही हैं। तो स्टाइफल जॉइंट जो है वो उसके प्रोक्सिमल एंड की तरफ होती है फीमर, फीमर बोन। अब फीमर बोन का भी ये कौन सा हिस्सा है? दुरस्थ सिरा, फीमर का दुरस्थ सिरा। फीमर का तो कौन सा सिरा? दुरस्थ सिरा, डिस्टल एंड ऑफ फीमर, दुरस्थ सिरा। एंड टीबिया बोन का, टीबिया का समीपस्थ सिरा, समीपस्थ सिरा, यानी कि इसको दुरस्थ सिरे को बोलते हैं डिस्टल एंड। क्या बोलते हैं? डिस्टल एंड। और इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल एंड। क्या बोलते हैं? एंड, प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड। तो ये मिलकर के क्या बनाते हैं? स्टाइपल जॉइंट। और ये इनके बीच में एक त्रिकोणाकार अस्थि उपस्थित होती है। ये त्रिकोणाकार अस्थि जो है ये क्या है? पटेला। ये क्या है? पटेला। पटेला सबसे बड़ी सिस्मोइड बोन है, ये आपको याद रहना चाहिए, शरीर की सबसे बड़ी सिस्मोइड बोन है। क्लियर है? अब ये तो हो गया जोड़। ये इस जोड़ को सादे रखने के लिए कुछ अलग स्ट्रक्चर्स पाई जाते हैं जिन्हें बोलते हैं दोस्तों लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। अब जस्ट सपोज करो ये राइट पैर है, राइट साइड का पैर है, तो ये क्या होगा? ये इसकी मीडियल साइड होगी और ये इधर वाली इसकी लेटरल साइड होगी। क्लियर है? जैसे मैं इस तरह से खड़ा हूं तो ये मेरे घुटने का जोड़ है, तो घुटने का जोड़ है। अब इस तरफ से जैसे आप, मैं इस तरफ से खड़ा हूं तो ये सामने वाला भाग होगा, ये एंटीरियर होगा, ये पोस्टीरियर होगा, ये लेटरल होगा और ये मीडियल होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब इधर वाला भाग तो लेटरल होगा, इधर वाला मीडियल होगा। तो इसी से इनको नाम दे दिया गया इस लिगामेंट को। इसको बोलते हैं मीडियल, इसको बोलते हैं मिडल और इसको बोलते हैं लेटरल। तो दोस्तों ये जो मैंने ब्लू कलर से लाइनें बनाई ये क्या हैं? ये हैं दोस्तों लिगामेंट। क्या है? लिगामेंट। और जो जॉइंट होता है वो एक कैप्सूल के अंदर बंद रहता है। जॉइंट क्या होता है? जॉइंट एक कैप्सूल के अंदर बंद रहता है। इस कैप्सूल को बोलते हैं दोस्तों, ये जो मैंने ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, इस कैप्सूल को बोलते हैं दोस्तों जॉइंट कैप्सूल। क्या बोला जाता है इस कैप्सूल को? जॉइंट कैप्सूल, जॉइंट कैप्सूल बोला जाता है। इस कैप्सूल के अंदर ये पूरा जॉइंट पैक है और इसके अंदर तरल पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तरल पदार्थ पाया जाता है। ये क्या है? ये तरल पदार्थ है। क्लियर है? ये पूरा तरल पदार्थ है। ये तरल पदार्थ पाया जाता है। ये लुब्रिकेशन प्रदान करता है। जब हड्डियां, एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर रन करती है या आर्टिकुलर सरफेस जो होती हैं वो रन करती हैं, तो उन आर्टिकुलर सरफेस को घर्षण से बचाती है, उनको घिसने से बचाती है और मूवमेंट को आसान बनाती है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों साइनोवियल फ्लूइड। क्या बोला जाता है इसको? साइनोवियल फ्लूइड। और जिस जोड़ के अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है उसको बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। क्या बोला जाता है? जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा रहेगा उस प्रकार के जोड़ को क्या बोला जाएगा? साइनोवियल जॉइंट। क्या बोला जाएगा? साइनोवियल जॉइंट बोला जाएगा। तो जॉइंट अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्लियर है? तो ये मैंने बात करी स्टाइफल जॉइंट। स्टाइफल जॉइंट किन किन के मध्य बनता है? ये घुटना संधि है। क्या है? घुटने की संधि। तो ये किस किस से मिलकर के बना होता है दोस्तों? या नी जोड़। क्या बोलते हैं इसको? नी, एक प्रकार का अपने घुटना संधि है। तो
इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, 3 बोन्स पार्टिसिपेट कर रही है। फीमर का दूरस्थ सिरा पार्टिसिपेट कर रहा है और टीबिया का प्रोक्सिमल एंड पार्टिसिपेट कर रहा है और साथ में एक ट्रायंगुलर बोन पार्टिसिपेट कर रही है। तो इसके अंदर 2 जोड़ बन रहे हैं। पहला जोड़ तो किसके मध्य बन रहा है, फीमर और टीबिया के मध्य। दूसरा जोड़ किसके मध्य बन रहा है, पटेला और फीमर के मध्य, पटेला और फीमर के मध्य। पहला है फीमोरोटिबियल जॉइंट या टीबियो फीमोरल जॉइंट बोल दें इसको, या फीमोरोटिबियल बोल दो, बात एक ही है। दूसरा हो गया फीमर और पटेला के मध्य, तो इसके मध्य 2 जॉइंट बनते हैं। क्लियर है दोस्तों। और इन जॉइंट्स के ऊपर ये पटेला बोन जो है वो गति करती है। और पटेला बोन जो है इसको बोलते हैं नी कैप, यानी कि ये हमारे घुटने को क्षतिग्रस्त होने से बचाती है। अगर मान लो अपन गिर जाए तो उसकी सारी चोट जो है वो ये ट्रायंगुलर बोन सहन कर लेती है। क्लियर है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया किसका, आपको एक जोड़ का एग्जांपल दिया। ऐसे ही हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं, जैसे शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, फेटलॉक, पेस्टन और कॉफिन। तो इस प्रकार से जो जोड़ पाए जाते हैं उन सभी जोड़ों का अध्ययन करते हैं। किसके अंदर, एंजियो आर्थ्रोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी के अंदर। किसके अंदर करते हैं भाई, आर्थ्रोलॉजी के अंदर, या इसे बोलते हैं सिंडेस्मोलॉजी। अब दोस्तों बात आ रही है इसके अंदर डेस्मोलॉजी नाम आ रहा है। डेस्मोलॉजी, डेस्मोलॉजी किसका अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ लिगामेंट्स। क्या होता है, स्टडी ऑफ लिगामेंट्स। तो जोड़ों व स्नायु का अध्ययन क्या कहलाता है, सिंडेस्मोलॉजी कहलाता है। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा अंतर है। सिन का मतलब होता है प्लस का साइन। सिन, सिन वर्ड हमेशा किसके लिए जोड़ते हैं, सिनर्जिज्म, यानी कि प्लस होना। कोई भी दो चीज जुड़ जाए उसको बोलते हैं सिन। सिन मानी प्लस, प्लस का मतलब होता है जोड़। तो जोड़ आ गया एक तो इसके अंदर प्लस। डेस्मोलॉजी किसका अध्ययन होता है, स्नायु या लिगामेंट का, या स्नायु का अध्ययन। तो जोड़ों व स्नायु तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, सिंडेस्मोलॉजी कहलाता है। यानी कि इसको आर्थ्रोलॉजी भी बोल सकते हैं, सिंडेस्मोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी के अंदर ओनली एंड ओनली जॉइंट्स का अध्ययन करेंगे, और जॉइंट के साथ साथ जॉइंट्स में पार्टिसिपेट करने वाले स्नायु या लिगामेंट्स, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, सिंडेस्मोलॉजी कहलाता है। जोड़ प्लस स्नायु उनका अध्ययन कर लिया, यानी कि एक पूरे जॉइंट का अध्ययन कर लिया अपन ने। जॉइंट के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स काम में आ रही हैं उन सब का अध्ययन कर लिया। जॉइंट कैप्सूल होता है, लिगामेंट्स होते हैं, और इसके अलावा जो बोन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी आर्टिकुलर सरफेस, कौन कौन सी बोन्स के मध्य जॉइंट बन रहा है, उस पूरा अध्ययन करना क्या कहलाता है, सिंडेस्मोलॉजी कहलाता है। क्लियर है। क्वेश्चन आ जाए, जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं आर्थ्रोलॉजी, सिंडेस्मोलॉजी, दोनों या नन, तो आंसर आपको लगाना है दोनों, क्योंकि जोड़ों का अध्ययन आर्थ्रोलॉजी में भी करते हैं और सिंडेस्मोलॉजी में भी किया जाता है। क्लियर है। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज बताई है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट बात करते हैं स्प्लैंक्नोलॉजी का। स्प्लैंक्नोलॉजी, 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 स्प्लैंक्नोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं, स्प्लैंक्नोलॉजी। स्प्लैंक्नोलॉजी, स्प्लैंक्नोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं दोस्तों, आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है। आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है। या मन कहते हैं विसरल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स का अध्ययन किया जाता है। जैसे दोस्तों लीवर हो गया, किडनी हो गई, स्प्लीन होगी जो उदर गुहा में उपस्थित है या जो थोरेसिक कैविटी में उपस्थित है, या ब्रेन हो गया। जो भी हमारे अंग हैं, अंदर स्थित हुए अंग, शरीर के अंदर जो भी अंग स्थित है उन सभी अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्प्लैंक्नोलॉजी कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। तो ये बात हो गई स्प्लैंक्नोलॉजी की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों एस्थीसियोलॉजी। एस्थेसियोलॉजी, एस्थेसियोलॉजी, एस्थेसियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, शरीर के विभिन्न ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन, ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन, ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन। अब ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन, इसके अंदर दोस्तों बात करें सेंस ऑर्गन्स की, जो हमें सेंस, विभिन्न प्रकार के
सेंस से अवगत कराते हैं, सेंस ऑर्गन्स की। तो हमारे ज्ञानेंद्रियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। उन ज्ञानेंद्रियों की बात करें तो बात करें, सबसे पहले बात करें दोस्तों नाक। नाक से हमें किस प्रकार का सेंस मिलता है? सूंघने का या स्मेल का? स्मेल, स्मेल का सेंस मिलता है। कान, कान से अपन क्या करते हैं? सुनते हैं। क्या करते हैं? सुनते हैं, आवाज सुनते हैं। तो इससे किसका सेंस मिलता है? हियरिंग का, यानी कि सुनने का सेंस मिलता है। आंख, तीसरी अपनी जो ज्ञानेंद्रिय है वो है दोस्तों आंख। आंख से अपन क्या करते हैं? देखते हैं। देखने से हमें कौन सा सेंस मिलता है? विजन। जीभ, जीभ से अपन क्या करते हैं? स्वाद ग्रहण करते हैं। तो इससे हमें किसका पता चलता है? टेस्ट का पता चलता है, यानी कि स्वाद का पता चलता है। और त्वचा, त्वचा से हमें किसका पता चलता है? ताप का, दाब का, ताप दाब, ठंड का, गर्मी का, और स्पर्श का। और किसका पता चलता है? स्पर्श का पता चलता है। यानी कि त्वचा जो है, त्वचा भी क्या है? एक ज्ञानेंद्री है हमारी, एक सेंस ऑर्गन है। इससे हमें ताप का पता चलता है। जैसे हम अपन धूप पे अपन आग के आगे हाथ सेकते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है, ताप महसूस होता है। तो वो ताप कौन महसूस कर रही है? त्वचा महसूस कर रही है। त्वचा के अंदर विभिन्न प्रकार के थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो उस ताप का पता लगाते हैं। इसके अलावा जब हमें ठंड लगती है तो हमारी हमारी अंगुलियां एकदम ठंडी हो जाती हैं, हमारी त्वचा एकदम ठंडी हो जाती है। तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के फ्रिजिडो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो ठंड की संवेदना को ग्रहण करते हैं। इसकी प्रकार बात करें दोस्तों प्रेशर के, मेसनर्स कार्पस्कल, जो हमारे जैसे हमारे हाथ को कोई दबा रहा है तो हमें पता चल रहा है हमारा हाथ कोई दबा रहा है, या हमारा हाथ किसी चीज के नीचे दब जाए तो हमें उस प्रेशर का एहसास करवाती है, वो भी त्वचा करवाती है। स्पर्श का, अगर हमें कोई छूता है तो उसके स्पर्श का हमें पता चलता है। तो वो स्पर्शग्राही होते हैं, स्पर्शग्राही होते हैं। ये सब किसके अंदर होते हैं? त्वचा के अंदर होते हैं। तो 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हमारी आंखों, हमारे शरीर में पाई जाती हैं। तो उनका अध्ययन, उन ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्थीसियोलॉजी कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट बात करें दोस्तों, ये बात हुई एस्थीसियोलॉजी की। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों कि ग्रोस एनाटॉमी के अंदर सम्मिलित अन्य ब्रांचें, ग्रोस एनाटॉमी की अन्य ब्रांचें, ग्रोस एनाटॉमी की अन्य ब्रांचें, या बात करें अपन एनाटॉमी की अन्य ब्रांचें। किसकी बात करें अपन? एनाटॉमी की अन्य ब्रांचें। ये बात करते हैं अपन एनाटॉमी की अन्य ब्रांचें, एनाटॉमी की बात करते हैं अपन। एनाटॉमी के अंदर एक होती है दोस्तों कंपेरेटिव एनाटॉमी, कंपेरेटिव एनाटॉमी, कंपेरेटिव एनाटॉमी, कंपेरेटिव एनाटॉमी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? कंपेरेटिव एनाटॉमी के अंदर स्टडी किया जाता है होमोलोगस ऑर्गन्स की, होमोलोगस ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स, ऐसे अंग जो उत्पत्ति में समान है। होमोलोगस ऑर्गन्स को बोला जाता है उत्पत्ति में समान अंग, उत्पत्ति में समान अंग, जिनका काम, जिनका जो उत्पत्ति है वो समान प्रकार से हुई है, उत्पत्ति में समान, उनको बोलते हैं होमोलोगस। और एनालोगस बोलते हैं जिनका कार्य समान हो। क्लियर है? यानी कि जो इनकी स्ट्रक्चरली जो है वो सब सेम है। क्लियर है? तो उनके अंदर होमोलोगस ऑर्गन्स में अंतर क्या है? अंतर क्या है इसका पता लगाने के लिए, अंतर का पता लगाने के लिए स्टडी की जाती है। जैसे दोस्तों बात करें गाय की हुमरस, गाय की हुमेरस, ह्यूमरस बोन, और बात करें हॉर्स की ह्यूमरस बोन, तो बोन जो है ये ह्यूमरस ही है। यानी कि एक किसके अंदर पाई जाती है? हॉर्स के अंदर, एक गाय के अंदर। तो गाय की ह्यूमरस में क्या होता है, हॉर्स की ह्यूमरस में ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि भाई ये जो शरीर है ये घोड़े का है, ये जो शरीर है वो ये गाय का है। जैसे मान लो एक पशु है वो बुरी तरीके से झुलस गया है, अब वो पशु क्या था पता नहीं है, लेकिन हमें
पोस्टमार्टम के जरिए पता लगाना है, तो हम फिर उसकी क्या देखेंगे, उसका शरीर तो जल गया, सिर्फ हड्डियां हड्डियां बची होंगी, तो उसकी हड्डियों को देख करके हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पशु जो था ये गाय थी या ये घोड़ा था। क्योंकि गाय की हुमरस के अंदर कुछ और चीज होगी, घोड़े की हुमरस के अंदर कुछ और चीज होगी, कोई डिफरेंस होगा, या गाय की स्केपुला के अंदर कोई और डिफरेंस होगा, घोड़े की स्केपुला के अंदर कुछ और चीज होगी जो इसके अंदर होती है इसके अंदर नहीं होती। कुछ तो अंतर होगा जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकें कि ये एनिमल कौन सा है और ये एनिमल कौन सा है। इसके बोलते हैं कंपेरेटिव स्टडी। क्या बोला जाता है दोस्तों? कंपेरेटिव स्टडी। इसके आगे की चर्चा दोस्तों अपन करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। तब तक के लिए धन्यवाद।